वेलकम टू डे 2 इन कोलम। कोलम के सेकेंड डे की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अभी तो हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। पास में एक होटल था, वहीं पे प्योर वेज रेस्टोरेंट है, यहीं पे आए हम लोग ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे मुनरो आइसलैंड। अभी मुनरो आइसलैंड का प्लान है और अभी करीबन सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको मुनरो आइसलैंड। बस। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ना आप ब्रेकफास्ट करने आएंगे या कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का पानी आपको मिलता है। मतलब नॉर्मल पानी के अलावा एक गर्म पानी रहता है, उसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले रहते हैं। उस टाइप का मसाला पानी आपको देते हैं, तो वो आपके गले के लिए और डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा रेड और वाइन सा कलर का रहता है। पीने में नॉर्मल पानी जैसे ही लगता है, हल्का सा आपको काली मिर्ची का टेस्ट आएगा। तो बस इतना ही रहता है और कुछ नई चीज़ें दिखेंगी, बताते हैं आपको आगे। चलिए। चलिए, हम लोग आ गए हैं कोलम के एक एंड पे। अभी हम जा रहे हैं मुनरो आइसलैंड। अभी आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ हैं एक शिप पे। शिप बोल लीजिए, फेरी बोल लीजिए, ये पीछे। और ये हम लोग जाएंगे ये सारी गाड़ियाँ, क्योंकि इधर से उधर जाने के लिए। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो जगह, वो आइसलैंड, वो है मुनरो आइसलैंड। तो वहाँ जाने के लिए कोई डायरेक्टली नहीं जाती गाड़ी, आपको इस शिप से या बोट से होके जाना पड़ता है। तो जितनी भी गाड़ियाँ उधर जाती है वो इस फेरी से तो जाती है। ये सारी फेरीज पे ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, जैसे खड़ी है अभी पीछे देखिए, ऑटोज़ खड़े हैं, इनको खड़ा कर दिया है। और ये उधर से और सारी गाड़ियाँ चढ़ रही है, ये देखिए। ये इस कार को इस पे चढ़ा रहे हैं, फिर इसको ले जाया जाएगा उधर। तो जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बस खाली आपको ये गाड़ियों के थ्रू ऊपर ले जाया जाएगा। ये गाड़ियों पे चढ़ा के उधर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो आ गए हैं हम मुनरो आइसलैंड पे, और मुनरो आइसलैंड पे हम कर रहे हैं कैनल राइड। तो कैनल राइड करते हुए हम पहुँचे हैं अष्टमुडी लेक। तो अगर आप अष्टमुडी लेक आना चाहते हैं तो आप यहाँ का कोई काम कर सकते हैं, सीधा अष्टमुडी लेक भी जा सकते हैं आप कोलम से। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप मुनरो आइसलैंड आएँ। मुनरो आइसलैंड से कैनल राइड करते हुए आप अष्टमुडी लेक आ सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यू रहता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या शानदार व्यू एक निकलने वाला है यहाँ से। और उसके अलावा कैनल राइड भी हमने करी है। बहुत ही छोटी छोटी सी मतलब गलियों में से आपको ऐसा पानी की निकलेगी और वहाँ से आपको वोट जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा व्यू रहता है। साथ में इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम का भी अरेंजमेंट किया हुआ है वोट के अंदर, तो बहुत ही सही व्यू रहता है। और ये है अष्टमुडी लेक, पीछे आप मेरे देख सकते हैं पूरा व्यू। ये देखिए, सारे तरीके के शॉट मिल जाएंगे आपको। ये भैया हमारे साथ में बोट चला रहे हैं, बहुत ही सही चला रहे हैं। जहाँ चाहें आप बीच में ना आपको खाने पीने की अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगी इसी के साइड में चलते हुए। तो आप अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स और ये सब की चीज़ें, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलो व्यूज़ दिखाते हैं आपको।
तो हमने कर ली मुनरो आइसलैंड की कैनल राइड ख़त्म। आपने देखा कितना अच्छे व्यूज़ थे। अब हम लोग जा रहे हैं जटायू अर्थ सेंटर और हमने एक ऑटो किया है, मुनरो आइसलैंड से ही ऑटो किया है और करीबन 45 किलोमीटर दूर है। तो भैया कह रहे हैं करीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। शाम को 5 बजे अर्थ सेंटर बंद हो जाता है, तो उससे पहले हमको पहुंचना था और ऑलरेडी 1 बजा हुआ था। ऑप्शन वहाँ से बसेस का भी था, बस लेकिन चेंज कर करके जानी पड़ती 3-4 जगह पे। तो बसेस के साथ में दिक्कत ये है कि एक तो आप वहाँ की बसेस की लैंग्वेज भी दूसरी लिखी रहती है और पता नहीं टाइमिंग क्या रहता है। तो अगर आप 3 से 4 जगह चेंज करेंगे और कहीं बस मिस हो गई तो आप टाइम पे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। और काफ़ी कम रुकती है बसें, तो आप जितनी देर में समझोगे लैंग्वेज और पूछोगे किसी से और उतनी देर में तो आपकी बस निकल जाएगी। तो बेटर ऑप्शन है कि आप ऑटो या कैब कर लें अगर 2 या 3 जगह बसेस चेंज करनी है कहीं जाने के लिए। अगर एक स्टॉपेज है तो फिर भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप जा पाएंगे, लेकिन 3-4 जगह चेंज करके जाना मुश्किल है। उससे पहले जब हम कोलम से मुनरो आइसलैंड आए थे तो उसका जो डिस्टेंस था वो भी करीबन 15 किलोमीटर था, 15-16 किलोमीटर। तो उसके लिए भी हमने ऑटो ही किया था। वहाँ से भी आपको आधे रास्ते तक लेके आता है, आधे के ऑलमोस्ट पूरा ही लेके आ जाता है। फिर लास्ट का जो 1 किलोमीटर रहता है वो आपको बोट पे गाड़ी रख के और वो फिर आपको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह ले जाते हैं जो फेरी में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी। और उसके अलावा अब ये जो जटायू अर्थ सेंटर जा रहे हैं तो रास्ता पूरा मतलब आपको कहने को हाईवे है, लेकिन सारी जगह पे आपको शॉप्स और सब कुछ पूरा मार्केट सिटी टाइप से बसा हुआ मिलता है। आ गए भाई जटायू अर्थ सेंटर, पहुंच चुके हैं। काफ़ी क्राउड है, बहुत कार्स खड़ी है पार्किंग में। आप पीछे देखिए कितना सारा पार्किंग में लोग खड़े हैं, कार्स खड़ी है, लोग इधर खड़े हैं, टिकट्स ले रहे हैं। और ये हमारी मैडम टिकट लेके आ गई है, देखते हैं मिल गया टिकट, नहीं मिला तो ले आओ। चलो ये देखो पीछे आपको जटायू अर्थ सेंटर दिख रहा है, यहाँ पर टिकट्स मिलता है। अब टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। चलिए तो हम आ गए अंदर जटायू अर्थ सेंटर के। अंदर नहीं है, मतलब ऊपर जाना है अभी, यहाँ से काफ़ी ऊपर है, 1 किलोमीटर ऊपर। तो ऊपर जाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप वॉक करके जा सकते हो 1 किलोमीटर और दूसरा आप रोपवे से जा सकते हो। तो हमने रोपवे का टिकट लिया है, अब जाते हैं बैठते हैं रोपवे में। इस पूरे ट्रिप में मतलब जो आज हमारा पूरा जितना भी खर्चा हुआ है या रोपवे का या अंदर आने का, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको एट द एंड बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ले चलते अभी रोपवे के अंदर बैठ के दिखाते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं ऊपर। तो आ गए हम जटायू अर्थ सेंटर पे और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जटायू की स्कल्पचर। और दूसरी चीज़ जो इस जटायू अर्थ सेंटर से जुड़ी हुई बात है वो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जब सीता माता को रावण अपहरण करके ले जा रहे थे तो जटायू ने उनको देखा और उनको देखकर वो रावण से लड़ने लगे। तब रावण ने उनका एक पंख काट दिया और इसके कारण वो नीचे गिर गए। तो ये वही जगह है जहाँ पर जटायु गिरे थे और उस टाइम पे सीता माता ने उन्हें एक वरदान दिया था
कि जब तक श्री राम को ये अपना बात नहीं बता देते कि रावण ने उनका अपहरण किया है, तब तक वो जीवित रहेंगे। तो उस टाइम तक ही जीवित थे। तो जब राम और लक्ष्मण वहाँ पर पहुँचे, तब उन्होंने जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण जो है सीता माता का अपहरण करके उन्हें ले गए हैं। और इस जगह पर एक तालाब भी है। तो जब तक जटायु जिंदा थे, उनको पानी भी यहीं से पीने को मिला था। और उस तालाब की ये मान्यता है कि वो जो कुंड है या तालाब है, वो कभी सूखता नहीं है। तो आज भी इस जगह के अंदर श्री राम जी के पद्म चिन्ह है और वो कुंड है। तो ये था दोस्तों जटायु अर्थ सेंटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है पक्षियों में। तो इसकी कुछ विशेषताएं, ये बेसिकली 15,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो 200 फीट है और चौड़ाई 150 फीट और ऊंचाई इसकी 75 फीट है। तो काफ़ी बड़ा स्कल्पचर है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर ना पूरा टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। आपको सब चीज़ यहाँ मिल जाएगी। ऊपर खाने पीने का अरेंजमेंट्स है, बहुत सारा गेम जोन है बच्चों के लिए। तो गेम्स आप 3D और 5D जो सिनेमाज होते हैं वो भी सारा चीज़ अंदर है। और सारा ब्रांडेड स्टोर, मतलब आपको कहने का मतलब खाने का जो मिलेगा ना, वो अच्छी चीज़ें सारी मिलेगी ऊपर। और हाँ, ऊपर आने के लिए रोपवे में आए थे, तो उसके टिकट्स ज़रूर अलग से हैं रोपवे के, पर आप वर्थ है आके ऊपर, थकेंगे नहीं। 1 किलोमीटर अगर आप चल के आएंगे तो 1 किलोमीटर आना पड़ेगा, नहीं तो अभी आप ऐसे रोपवे से आ सकते हैं। बनाया काफ़ी बढ़िया है। अंदर एक म्यूज़ियम भी है पीछे, तो म्यूज़ियम में शायद काम चल रहा है अभी, तो वर्क के अंदर जाना बनाई है, अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो अंदर म्यूज़ियम है इसके अंदर। तो यही था जटायु अर्थ सेंटर, काफ़ी बढ़िया बनाया है। एक बार आप आएँ तो कोल्लम विज़िट ज़रूर करें इसको, अच्छी जगह है। तो भाई आ गए हम लोग वापस से रूम पे अपने और होटल में। कोल्लम को कवर करके आज हमने मुन्रो आइसलैंड और जटायु अर्थ पार्क दोनों चीज़ें कवर करी थी। काफ़ी बढ़िया जगह हैं। अगर आप कोल्लम आ रहे हैं तो इन दोनों जगह को कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये दोनों जगह मस्ट विज़िट है कोल्लम के अंदर। और बाकी बस हमारा कोल्लम का दिन यहीं ख़त्म होता है और कोल्लम का ट्रिप भी यहीं ख़त्म होता है। अब हम कल जाएंगे कई नई जगह, लेकिन उससे पहले मैं कोल्लम में आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ, कैसे आपको यहाँ आना है, क्या चीज़ कवर करनी है और कितना आपका चार्ज लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोल्लम आएंगे आप कैसे। तो कोल्लम आने के लिए आपको बस और ट्रेन दोनों चीज़ें अवेलेबल होगी त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम से आपको हार्डली 10-15 मिनट में बसेस मिल जाती हैं और ट्रेन्स की भी काफ़ी फ्रिक्वेंसी है, तो आप ट्रेन्स भी चेक कर सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। बस के अगर फ़ेयर की बात करूँ तो मैं 150 रुपये करीबन AC बस का फ़ेयर रहता है, और बाकी नॉर्मल बस का तो और भी कम रहेगा। और ट्रेन आप बाकी चेक कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप LAP से आ रहे हैं तो LAP से भी आपको दोनों ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे और आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ रहने की, तो रहने के लिए यहाँ पे आपको होटल्स 800 से लेकर 1000 रुपये में एक ठीक होटल मिल जाएगा। उसके बाद आपको जिस टाइप का होटल लेना है, अगर आपको थोड़ा अच्छा होटल रहना है तो उसके हिसाब से भी आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर मैं होटल पर्टिकुलरली बात करूँ तो सिटी में लेना ज़्यादा सही है विद कंपेयर टू बीच साइड में, क्योंकि यहाँ का जो बीच है वो इतना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा कि आप बीच साइड में होटल के ज़्यादा पैसे दे के वहाँ रुकें।
जिस टाइप का कोवलम का बीच था, जो हमारा त्रिवेंद्रम का बीच था, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे बीच आपको नॉर्मल से ही मिलेगा, तो आप सुबह या शाम में जाके बीच को घूम सकते हैं और उतना ही काफ़ी होगा बीच के लिए। फिर बात करते हैं खाने के लिए। तो खाने में आपको वेज के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो 3-4 अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो खाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेज में और नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का मैं बात करूँ तो आपको 100 से 150 रुपये के आसपास एक पर्सन का आपको पड़ता है एक टाइम का। तो इतने में आप चेक कर सकते हैं, 150 से 200 रुपये मान लीजिए, उतना आपको पर पर्सन पड़ेगा एक टाइम का खाना। फिर इसके बाद अगर हम ट्रैवल की बात करें लोकल कन्वेंस में, तो लोकल कन्वेंस में आपको मेनली तो ऑटो से ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा कोई चांस है नहीं। हाँ, लोकल में बसेस चलती हैं, लेकिन बसेस क्या है कि आपको टाइम और ये सब चीज़ें देखना और सारी चीज़ें चेंज करना, आपको लैंग्वेज पता नहीं पड़ेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप घूम पाएंगे तो बस का भी ऑप्शन बनता है। अगर आपको डायरेक्टली कोई बस मिल जाती है तो वो आप देख सकते हैं, वरना ऑटोज़ के तो ऑप्शन है ही। फिर बात करते हैं आज जो जगह मैंने कवर करी थी उसमें कितना मुझे चार्जेस लगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो अपने होटल से मैं गया था मुन्ड्रो आइसलैंड। तो मुन्ड्रो आइसलैंड का मुझे करीबन, उसने ऑटो का 15-16 किलोमीटर था, उसने मुझे करीबन 400 रुपीज़ चार्ज किए। और उसके बाद मुन्ड्रो आइसलैंड से मैं गया था जटायू अर्थ पार्क, और जटायू अर्थ पार्क से वापस कोलम आया था। तो वो डिस्टेंस करीबन 45 किलोमीटर थी जटायू अर्थ पार्क की, वहाँ से मुन्ड्रो आइसलैंड से, और वही 45-50 किलोमीटर करीबन आपको जटायू अर्थ पार्क से लेकर आपको अपने कोलम तक की डिस्टेंस भी लगभग इतनी ही है। तो 100 किलोमीटर मान लीजिए, उसके लिए उसने मुझे 1700 रुपये चार्ज किया। तो काफ़ी, मतलब आप देख सकते हैं नेगोशिएट करके या जैसा भी, लेकिन 1700 रुपये मुझे तो 100 किलोमीटर के हिसाब से ठीक लगा। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया, लेकिन ये ठीक था चार्ज। हाँ, अब बात करें अगर लोकल साइट सीइंग की, तो जो मैंने मुन्ड्रो आइसलैंड में कैनाल राइड करी है, उसके लिए मुझे उसने चार्ज किए थे 800 रुपीज़। बेसिकली वैसे 800 टू 1000 चार्ज रहता है, मतलब 800 से 1000 रुपये में आपको वो बोट मिलती है। उसमें आप चाहे 3, 4, 5 जितने जने आप बैठना चाहें उतने बैठ जाइए, और 5-6 जने बिठाते हैं जनरली तो वो लोग, तो उतना आप बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा जने हैं तो आपकी शेयरिंग में है तो कम आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। उसके अलावा हम गए थे जटायू अर्थ पार्क। तो जटायू अर्थ पार्क के अंदर आपको जो एंट्री है वहाँ पे, वो एंट्री 290 रुपीज़ के आसपास है। और उसके अलावा अगर आप रोप वे से जाते हैं तो 300 रुपये के आसपास रोप वे का टिकट है, तो इतना अगर आपको पड़ेगा वहाँ पर। और अगर आप वॉक करके जाते हैं तो खाली 300 रुपये का आपको टिकट लेना है, और आप वॉक करके 1 किलोमीटर ऊपर भी जा सकते हैं तो आपको रोप वे का टिकट नहीं लगेगा, चार्ज नहीं लगेंगे उसके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लगभग खर्चा। अब इसके बाद करूँ मैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ इशू है। जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। आपको हिंदी या इंग्लिश में अगर आप कोई जगह का नाम भी उनको बताएंगे तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आपको वैसे तो उनके फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी मिल जाता है, कोई ना कोई आदमी जो हिंदी में बात करता है तो वो समझ जाता है, तो वो उसको समझा देता है। या फिर आप गूगल मैप पे अगर उनको दिखाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया देंगे तो वो भी समझ जाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो ये लोग समझ जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मौसम आपको पता ही है, गर्मी रहती है दिन में। सुबह और शाम को घूमेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, दिन में भी घूम सकते हैं पर गर्मी काफ़ी रहेगी। तो बस यही सब चीज़ें थी कोवलम के बारे में, और तो कुछ बताना नहीं है। बस यही जो सारी चीज़ें थी आप देख के अपने हिसाब से कवर करिए। एक दिन में चाहें तो कवर कर लीजिए कोवलम पूरा, वो पॉसिबल है। जैसे मैं सुबह मुन्ड्रो आइसलैंड गया, वहाँ पे मैंने कैनाल राइड वगैरह करी, वो कंप्लीट किया। उसके बाद वहीं से मैं सीधा जटायू अर्थ पार्क चला गया, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं शाम को वहाँ से करीबन 5-5:30 बजे फ्री हो गया था, और मैं सिटी में करीबन 6:30-7 बजे के आसपास आ गया था। तो अगर उसके बाद मैं, वैसे तो मैंने सिटी में ही घूमा था, अगर आप चाहें तो कोवलम बीच जा सकते हैं शाम के टाइम। अगर आपको घूमना है तो कोवलम बीच घूम सकते हैं, तो एक ही दिन में आपका कोवलम पूरा कवर कर सकते हैं। और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अब मैं चलता हूँ, कल नई जगह पे मिलेंगे आपसे और बताते हैं आपको कल कहाँ जा रहे हैं। फिर मिलते हैं, कोवलम से साइन ऑफ करते हैं। ओके, बाय बाय।